नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब पल्स के सभी दर्शकों को आज हम एक बार फिर मुद्दे दिगल में आए हैं। ये हमारा दूसरा एपिसोड है सीएए को देख के। नागरिकता संशोधन कानून से संबंधित जिस किस्म से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए दूसरा एपिसोड करना पड़ा। जो भारत के तथाकथित सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहे जाने वाले मुख्यमंत्री आईआरएस हैं फॉर्मर अरविंद केजरीवाल जी, जो भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में शरणार्थी आएंगे तो भारत में बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। भारत का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, रेप होंगे, बलात्कार होंगे, उन्हें कौन खिलाएगा, कहाँ बसाओगे, कहाँ रखोगे। तो पहली बात तो ये है, वो भारत के लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे। ये आबादी जो है ये ऑलरेडी भारत में आ चुकी है, ये दशकों से भारत में आ रही है। अगर हम हमारे देश से जो लोग खाने कमाने गए थे दूसरे देशों में, यानी जो पलायन जो है वो रोजी रोटी से संबंधित था, उन्हें हम एनआरआई कहते हैं, जिन्होंने दूसरे देश में जाके उन देशों की जीडीपी में योगदान किया। हम गर्व से भर जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारे एनआरआई भाई बड़ी मात्रा में भारत में भी विदेशी मुद्रा भेजते हैं और दूसरे देशों की जीडीपी में भी उनका योगदान है। तो जब हम ये देखते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, उन्हें हम एनआरआई कहते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं जो कि केवल 3 देशों से संबंधित ये लोग हैं, ये लोग भारत में उस समय के हालातों के, जो उस समय विभाजन से हालात उत्पन्न हुए थे और हमारे ही पूर्वज हैं जो दूसरे देशों में गए थे और हमारे ही नेताओं ने इनसे वादा किया था कि हम मानवीय आधार पे आपको मान्यता देंगे। जब भी आप अगर प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, अगर आपको परेशान किया जाएगा तो भारत आपको मान्यता देगा, स्वीकार करेगा, भारत आपको अपनाएगा। तो आज भारत अपने उस वादे को पूरा कर रहा है, तो इनको बड़ी तकलीफ है। और ये नहीं बताते कि पूरी दुनिया में 190 करोड़ मुस्लिम हैं, 55 देशों में मुस्लिम्स की आबादी है और 55 देशों में से भारत ने केवल 3 देश ही क्यों चुने? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों चुना? क्योंकि उस समय पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तो एक थे ही थे, लेकिन भारत की सीमाएं काबुल और कंधार तक जाती थी। इसलिए भारत ने इन तीनों देशों को और इन तीनों देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को चुना। दूसरी बात, ये कभी ये नहीं बताते क्या ये 55 देश लोकतांत्रिक हैं? ये 55 देश धर्म आधारित है। ये 55 देश जो है ये मुस्लिम बाहुल देश हैं। इनमें मुसलमानों की आबादी है। इन्होंने अपने आप को मुस्लिम तंत्र घोषित किया हुआ है। इसमें कोई लोकतंत्र नहीं है, इन देशों में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ये कभी पंथ निरपेक्ष नहीं होंगे। अगर ये लोकतांत्रिक या पंथ निरपेक्ष देश होते तो यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए भी हालात अच्छे होते, उनके भी हक हकूक होते। लेकिन ये वो देश नहीं है। हमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि जब ये तुष्टीकरण करने की सोचती हैं ये पार्टियां, जो टीएमसी है या ये आम आदमी पार्टी है, इन्होंने अपने यहाँ पे रोहिंग्या पॉकेट्स बसाई हुई हैं। दिल्ली में आप देखेंगे बहुत सारी रोहिंग्या पॉकेट्स हैं। आप कलकत्ता जाइए, टीएमसी ने बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को वहां पे बसाया हुआ अपने वोट बैंक के रूप में। तो इनको ये चीजें दिखाई नहीं देती जो इन्होंने अवैध रोहिंग्याओं को वहां पे बस्ती बसाई हुई है, झुग्गियों में बसाया हुआ है, वो इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन इनको ये जो है हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जो सारे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय, हमारी जातियां हैं, ये इनको दिखाई देती है कि ये कैसे मतलब जो है ना भारत के नागरिक बन जाएंगे, उन्हें कैसे अधिकार मिल जाएंगे। दूसरा आप ये देखिए, भारत में तिब्बत शरणार्थी कब से रह रहे हैं। दिल्ली में जो है गुरुद्वारा मजनू का टीला से उनकी दीवार लगती है, जो तिब्बतिन मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उनकी दीवार लगती है। वो पिछले 60 साल से वहां है। उन्होंने कितने बलात्कार किए भाई, उन्होंने कितने रेप कर दिए, उन्होंने कितने मतलब चोरी चकारियां की, उन्होंने कितने खून कत्ल किए। आपको शायद गूगल पे ढूंढने से भी कोई मामला नहीं मिलेगा। धर्मशाला में कितनी बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जहां दलाई लामा रहते हैं। पूरे भारत में ये फैले हुए हैं। जिन्होंने भारत में शरण ली थी तिब्बतन शरणार्थियों ने, उन्होंने कितने ऐसे मामले कर दिए जिनकी ये बात कर रहे हैं। दूसरा, हम कभी ये नहीं सोचते, ये हिंदुओं को तो जातियों में, उपजातियों में बांटते हैं। हरिजन, लोहार, सुनार, धोबी, तेली, मणियार, सैनी, कुमार, कुर्मी, कोयरी, जाट, जाटव, यादव। हिंदुओं को समुदायों में बांटते हैं, हिंदुओं को जातियों उपजातियों में बांटते हैं, हिंदुओं को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय वर्णों में विभाजित करते हैं, हिंदुओं को बची कुची जो वैधानिक विभाजन है एससी, बीसी और ओबीसी में बांटते हैं।
लेकिन इन्होंने कभी ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि मुस्लिम्स में कितनी जातियां हैं, मुस्लिम्स में कितने फिरके हैं, मुस्लिम्स में शिया सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, अफगान, पठान, तुर्क, घोसी, गद्दी, बहना, पता नहीं कितनी तरह के फिरके हैं। और इन सब फिरकों ने एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी किए हुए हैं। ये सब एक दूसरे के दुश्मन है। पिछले दिनों ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था। ईरान इराक की लड़ाई है, ईरान की दूसरे मुस्लिम देशों से लड़ाई है, शिया सुन्नियों की आपस में इतनी बड़ी लड़ाई है। इन सभी फिरकों में, इन सभी जातियों उपजातियों में आपस में इतनी बड़ी मात्रा में इनकी लड़ाई है, इतने दंगे इनके होते हैं, इनको हाईलाइट नहीं किया जाता। केवल हिंदुओं की जातियों को, उपजातियों को बांटने की कोशिश की जाती है। हमें यह समझना होगा, हमें गहराई से इस चीज को मंथन करना होगा, हमें इस चीज का विश्लेषण करना होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस तरीके से ये जो विरोधी हैं इसके, ये नहीं चाहते कि भारत में जो है ना वो एक तरीके से ऐसा माहौल बने कि जिसमें सब सारा भाईचारा कायम रह सके। 19 लाख की आबादी 140 करोड़ के देश में ऊंट के मुंह में जीरे जैसी होती है। और वो भी एक जगह नहीं है। वो लोग कुछ पंजाब में है, कुछ वो दूसरे मतलब उत्तर भारतीय प्रदेशों में है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो पश्चिमी भारत के राज्यों में भी है। वो कोई एक जगह नहीं है इतनी आबादी। और 2014 से पहले जो आबादी आई है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आबादी आई है उसको मान्यता है, बाद वाली आबादी को मान्यता नहीं है। ये भी इनको सोचना चाहिए। अंततः मैं आपसे एक और बात पे आपका ध्यान आकर्षित करूं, वो तो शुक्र है कि पंजाब की जो सीमाएं हैं वो बीएसएफ ने संभाली हुई हैं। जो दायरा 15 किलोमीटर तक था, केंद्र सरकार ने उसे बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया। वरना जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम्स बस्ती रोहिंग्याओं की पॉकेट्स बसाई हुई हैं दिल्ली में, तो ये बिल्कुल संभव था कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स की पॉकेट्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की बस्तियां पंजाब में बसती। और जो दुनिया का इकलौता सिख बहुल राज्य है वो भी जो है ना, मतलब वहां भी सिख अल्पसंख्यक ना हो जाते 20 से 30 साल। इसका उदाहरण 20 से 30 साल में हो जाता है। ये अगर बीएसएफ के हाथ में जो है ना पाकिस्तान पंजाब का जो है ना बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, वो अगर बीएसएफ के हाथ में ना होता तो ये दायरा बहुत जल्दी मतलब जो है ना वहां पे आपको बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुस्लिम्स की भी बस्तियां देखने को मिलती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराजा हरि सिंह का राज था और कश्मीर में एक हिंदू राजा का राज था। लेकिन किस तरह से समय बीतते बीतते आज आप देखिए इतने बड़े लेवल पे जो हिंदू पंडित है उनका पलायन हुआ। और किस तरह से आज लगभग जो है ना 95% आबादी कश्मीर में मुस्लिम है। और कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है जो पहले हिंदू राजा गवर्न करता था। यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में अगर लॉ एंड ऑर्डर होता, इनके हाथ में अगर पंजाब की सीमाएं होती और बीएसएफ के हाथ में ना होती, तो बिल्कुल पॉसिबल था कि हमारा जो एक राज्य है जो सिख बहुसंख्यक है वो सिख ही अल्पसंख्यक हो जाते वहां। और इनके ये जो है ना वहां भी रोहिंग्याओं की तरह ही मतलब जो है ना बस्तियां बसा देते हैं मुस्लिम्स की। तो ये इनकी मानसिकता है। हमारे देश में बिल्कुल सुरक्षित वातावरण है। हमारे देश के चाहे वो मुस्लिम भाई हैं चाहे वो हिंदू भाई हैं, किसी की इस कानून से नागरिकता नहीं जाती। हमारे देश में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार का लगभग हर मंत्री और अधिकारी इस बात को कह चुका है कि इससे किसी की नागरिकता ना जाएगी, ना उनसे कुछ पूछा जाएगा। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाली पार्टियां हैं। झूठ बोलने का इनका प्रयास है और भ्रम फैलाने का, गुमराह करने का इनका प्रयास है। इनसे सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।